स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 27 करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आगामी जितनी परीक्षाएं होने जा रही हैं सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए उत्तराखंड के अंदर, अपर पीसीएस के एग्जाम के लिए आर सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच शुरू होने जा रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया, सारा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है और फुल प्रिपरेशन आपकी की जाएगी। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी चलता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है कि रिमोट ईवीएम यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिससे इलेक्शंस में वोट डाले जाते हैं, तो रिमोट ईवीएम मशीन्स हैं वो रेडी हो गई हैं टू हेल्प माइग्रेंट्स वोट आउटसाइड स्टेट्स। यानी इलेक्शन कमीशन का कहना ये है, निर्वाचन आयोग का कहना ये है कि जो लोग अपने राज्यों से बाहर रहते हैं और जब राज्यों में इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे वो वोट नहीं दे पाते हैं, तो जिससे कि वो वोट दे पाएँ तो रिमोट ईवीएम की फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोटाइप ऑफ अ मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन टू एनेबल रिमोट वोटिंग बाय माइग्रेंट वोटर्स। तो जो माइग्रेंट वोटर्स हैं, मान लेते हैं कि एक वोटर उत्तराखंड का निवासी है लेकिन वो जॉब करने के लिए महाराष्ट्र में रह रहा है या कर्नाटका में रह रहा है। तो अब अगर कोई पर्सन महाराष्ट्र में रह रहा है, कर्नाटका में रह रहा है और वो उत्तराखंड का निवासी है, तो अगर उत्तराखंड में इलेक्शंस होते हैं तो वो वोट नहीं दे पाएगा, या उसको महाराष्ट्र से, कर्नाटका से चलकर उत्तराखंड आना होगा, तब जाकर वो वोट दे पाएगा। तो इस चीज़ की समस्या से निपटने के लिए यहाँ पर रिमोट ईवीएम मशीन्स को चलाया जा रहा है। द मशीन्स कैन हैंडल मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम वन रिमोट वोट। अब इससे क्या होगा, ये जो मशीन है ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो अलग अलग जो निर्वाचन सदन हैं, जो अलग अलग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उनको हैंडल कर लेगा एक ही बूथ से। नेक्स्ट आता है, इन्वेस्टमेंट्स इन बेसिक नीड्स, एजुकेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी शुड बी इंडियाज़ फोकस इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो अगले जो 25 साल का समय है, जिसको अमृतकाल कहा गया है, यानी कि भारत के 75th इंडिपेंडेंस से लेके भारत के 100th इंडिपेंडेंस ईयर तक, यानी कि 2047 तक का जो समय है, अगले 25 साल का जो समय है, जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि भारत को बेसिक नीड्स पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, साथ साथ यहाँ पे हेल्थ भी आएगी। तो इंडिया जो है 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी के पीछे, और कंट्री के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है, कर्नाटका ने सेपरेट कैटेगरी कहा है कि वीर शेव्स के लिए और वोकालिकास, जो कि वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं कर्नाटका की, उनको अलग से सेपरेट कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके, चाहे वो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स हों या लोकल बेनिफिट्स हों कर्नाटका में, ये इन कम्युनिटीज़ को मिल सके। विथ प्रेशर माउंटिंग फॉर हायर रिजर्वेशन, जिससे कि एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सके, एम्प्लॉयमेंट में यानी कि नौकरी में रिजर्वेशन मिल सके, फ्रॉम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पंचमली वीरशैव लिंगायत सबसेक्ट एंड वोकलिगास, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक सेपरेट ओबीसी रिजर्वेशन कैटेगरी बनाएगी। कैबिनेट क्लियर्ड द फॉर्मेशन ऑफ 2C एंड 2D कैटेगरीज फॉर वोकालिकास। तो 2C और 2D कैटेगरी बनेगी वोकालिकास के लिए और वीरशैव लिंगायत के लिए ओबीसी लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है, कलश बंडूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोट दे दी है। तो सेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन होगा डेकेड्स ओल्ड, यानी कई दशकों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलता आ रहा है, इसके ऊपर बात चलती आ रही है, अब इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, कलश बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का, जो कि इंटर स्टेट महादाई रिवर बेसिन के ऊपर सिचुएटेड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 3 लाख एंड काउंटिंग, यानी कि आरटीआई के ऊपर न्यूज़ आ रही है। देखते हैं कि 17 साल हो चुके हैं आरटीआई को आए हुए। ट्रांसपेरेंसी रिजीम इन द कंट्री रिमेन्स अ मिराज विद नियरली 3 लाख कंप्लेंट्स एंड अपील्स पेंडिंग विद 26 इंफॉर्मेशन कमीशन। अब देखिए, आरटीआई एक्ट आया तो आरटीआई एक्ट के तहत ये आया कि एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, पूरे देश में एक होगा, और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। इसी प्रकार से हर राज्य के अंदर भी एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। तो अगर हम स्टेट्स के अंदर देखें तो 26 राज्यों में, जो वैसे तो राज्य 28 हैं, लेकिन 26 राज्यों के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स में अगर हम देखें, इंफॉर्मेशन कमीशन में स्टेट के जो इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, उन सभी की कंप्लेंट्स अगर हम देखें, टोटल मिला के भारत में 3 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिनका आंसर अभी नहीं दिया गया है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट,
बाय सतर्क नागरिक संगठन। बैकलॉग जो हो चुका है अपील का और कंप्लेन का इज इंक्रीजिंग इन कमीशंस एवरी ईयर। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा अपील्स आ रही हैं उतनी ज़्यादा अपील सॉल्व नहीं की जा रही हैं, तो ऑब्वियसली जो बैकलॉग है वो बढ़ता चला जाएगा। नंबर ऑफ अपील्स एंड कंप्लेंट्स पेंडिंग इन 2019 फ्रॉम डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम 26 इन्फॉर्मेशन कमीशन वाज 2,18,000। तो 2019 में 2,18,000 थी, 2020 में ये बढ़कर 2,33,000 के आसपास पहुंच गई। 23 इन्फॉर्मेशन कमीशंस में 2021 में बढ़कर 2,86,000 हो गए और 26 कमीशंस में और 2022 में ये 3,14,000 हो गए। हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस वाज इन महाराष्ट्र। तो करीब करीब 1,00,000 केसेस के आसपास पेंडिंग है महाराष्ट्र में। फिर यूपी में है 44,000, कर्नाटका के अंदर 30,000 हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में यानी कि जो केंद्र का इन्फॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पे 26,000 हैं, बिहार में 21,000 है। रिपोर्ट का कहना यह है कि 2 इन्फॉर्मेशन कमीशन हैं झारखंड के, त्रिपुरा के। आउट ऑफ 29 अक्रॉस द कंट्री हैव बीन कम्प्लीटली डिफंक्ट। तो 29 में से जो 2 हैं झारखंड का और त्रिपुरा का, तो ये तो कम्प्लीटली डिफंक्ट हो चुके हैं फॉर 29 मंथ्स, यानी कि 2 सालों से इनमें कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही बेकार अवस्था में ये पड़े हैं। मणिपुर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश आर विदाउट चीफ, यानी कि इनका जो इन राज्यों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वहाँ पे स्टेट इन्फॉर्मेशन का जो कमीशन का जो चीफ है उसको अपॉइंट नहीं किया गया है। ओनली 5% ऑफ द ऑल पोजीशंस इन कमीशंस आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। और महिलाओं के द्वारा अगर कहा जाए तो जितने भी इन्फॉर्मेशन कमीशन हैं उनमें से सिर्फ 5% ही महिलाओं को अपॉइंट किया गया है। सेवरल इन्फॉर्मेशन कमीशंस इंक्लूडिंग द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आर वर्किंग एट रिड्यूस्ड कैपेसिटी, यानी कि अपॉइंटमेंट्स नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट नहीं करती है विद लेस देन द स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ मेंबर्स बीइंग इन ऑफिस। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ ऑफिसर्स कम हैं, लोग कम हैं। भारत में जनसंख्या अच्छी खासी है, कई देशों के मुकाबले देखा जाए तो अब हम कह रहे हैं नंबर 1 पॉपुलेशन वाले हो रहे हैं। यानी हमारे यहाँ लोग भी हैं और लोग ऐसे भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं जिनको अपॉइंट किया जा सकता है। बस गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है इनको सैलरी देनी पड़ रही हो और सरकार के पास पैसा ना हो, तो इस वजह से हो सकता है कि वो अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है। अंडर आरटीआई लॉ, इंफॉर्मेशन कमीशंस आर द फाइनल एपेलेट अथॉरिटी एंड आर मैंडेटेड टू सेफगार्ड एंड फैसिलिटेट पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर जहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रखे हैं। भारत में अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो चाहे वो गवर्नर की पोस्ट हो और चाहे वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, या आप प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोस्ट को माने, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट और गवर्नर की पोस्ट के लिए कहा गया है कि वहाँ पे इंटररेगनम नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 या 2 दिन के लिए भी कि भारत का कोई भी राष्ट्रपति ना हो। अगर एक राष्ट्रपति की टेन्योर ख़त्म होता है तो जैसे ही टेन्योर ख़त्म होगा तो अगला राष्ट्रपति वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। तो क्या ये फैसिलिटी हर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए नहीं होनी चाहिए क्या? कि अगर मान लेते हैं एक बैंक में है या कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कोई ऑफिसर अगर आज रिटायर हो रहा है तो कल उसका चार्ज कौन लेगा? उसके लिए एक नया ऑफिसर, एक नया पर्सन अपॉइंट हो जाना चाहिए जो परमानेंट उस पोस्ट पर रहेगा। ऐसा ना हो कि उसके पोस्ट का भार किसी दूसरे पर्सन पे दे दिया जाए जो ऑलरेडी वहाँ पे हो। तो यानी कि जिस तरह से इंटररेगनम की फैसिलिटी गवर्नर की पोस्ट के लिए और प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए है, तो वैसे ही इंटररेगनम की फैसिलिटी हर डिपार्टमेंट में, हर सीट के लिए, हर पोस्ट के लिए भी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। एन एनालिसिस ऑफ पेनल्टीज इम्पोज्ड शोज दैट द कमीशन डिड नॉट इम्पोज पेनल्टीज। तो एक अगर हम ये देखें कि कमीशन कितने पेनल्टी लगा रहा है, यानी कि इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है कितना पेनल्टी लगाता है लोगों पे, तो इसमें कहा गया है कि 95% केसेस जहाँ पे पेनल्टी लगाई जा सकती है वहाँ पे नहीं लगाई गई है। अकॉर्डिंग टू अ सेपरेट रिपोर्ट बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, 1/4 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट आर वैकेंट। तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उनकी रिपोर्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे दिखा उनके हिसाब से 1/4 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स ऐसे हैं जिनकी पोस्ट वैकेंट हैं और 5% यानी मात्र 8 महिला इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं पूरे भारत में। आउट ऑफ टोटल 165 पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स 42 तो खाली पड़ी हैं, जिसमें से कि 2 चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट भी खाली हुई है। नेक्स्ट आता है ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेथ्स बाय सुसाइड इज मिसगाइडेड। यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी को ब्लेम कर रहे हैं कि अगर बच्चे या कोई भी पर्सन सुसाइड कर रहा है और इस सुसाइड का कारण जो है वो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को मात्र ये कह देना कि तकनीक की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये अपने आप में कहना एक गलत चीज़ है।
एवरी ईयर वेयर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB रिलीजेज स्टैटिस्टिक्स ऑन डेथ्स बाय सुसाइड इन इंडिया, डिमांड टू एड्रेस द इशू ग्रोज लाउडर। सिंपल सी बात है, जब भी हर साल NCRB रिपोर्ट निकालता है अपनी, उसमें बताता है कि कितने लोगों ने भारत के अंदर खुदकुशी की, तो हमेशा से जब भी रिपोर्ट आएगी तो लोग उस टाइम पे आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। तो मोस्ट रिसेंट डेटा जो 2021 का आया, जो 30 अगस्त 2022 को रिलीज़ किया गया, उसमें कहा गया कि सुसाइड से 1,64,000 लोगों ने अपनी हत्या कर ली है, अपनी आत्महत्या कर ली है। यानी कि ये कहा गया सुसाइड से लोगों की डेथ हो गई है। 2 decades into the 21st century, 20 साल हम 21वीं शताब्दी में जी चुके हैं। डेथ्स जो है बाय सुसाइड रिमेन अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल डिस्ट्रेस एंड पब्लिक पॉलिसी कंसर्न इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर अगर हम देखें तो 21st सेंचुरी में ये एक बहुत बड़ा इशू है भारत सरकार के सामने, जो सॉल्व नहीं होता जा रहा है, और बल्कि ये जो दिक्कत है, सुसाइड का जो केस है, ये बढ़ता ही जा रहा है। एनी लॉस ऑफ लाइफ इज़ डीपली अनफॉर्चुनेट। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर मृत्यु होती है तो वो अपना आप में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बट द नोशन ऑफ सुसाइड इज़ स्पेशली डिस्टर्बिंग एंड बियॉन्ड रैशनलाइजेशन। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सुसाइड विच हैज़ बीन प्रेवलेंट इन कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस इज़ द एक्सपेंडिंग रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। तो एग्रेवेशन ऑफ डिप्रेशन, अब कहा जा रहा है कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है लोगों में, एंड अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज लीडिंग टू सुसाइड इज़ बीइंग रिपीटेडली एट्रीब्यूटेड टू टेक्नोलॉजी। तो ये कहा जा रहा है कि तकनीक की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उस वजह से लोगों को दिक्कत आती जा रही है, जैसे कि साइबर बुलिंग हो रही है, सेल्फ एस्टीम का ख़त्म हो जाना सोशल मीडिया पे, एक्सट्रीम बिंज वॉचिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, या बहुत ज़्यादा कोई ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं, हैवी रिलायंस ऑन वर्चुअल फॉलोअर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे ये देखा जा रहा है, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके रियल फ्रेंड्स कम हो रहे हैं और उनकी रील वाले जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो वो रील्स डालते हैं उन पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और असली में उनके अगर फ्रेंड्स फिजिकली अगर हम देखें तो वो फ्रेंड्स कम होते जा रहे हैं। It is clear that the more technology gains influence over the human condition, the starker will be its role in the best and worst of human experience. नेक्स्ट आता है अशोका और विजयदशमी पे जो कंट्रोवर्सी हुई, तो उसमें देखते हैं 5 अक्टूबर को मिशन जय भीम और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी पब्लिक मीटिंग दिल्ली में, जिससे कि बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे को सेलिब्रेट किया जाना था। हर साल दशहरे को अशोका विजयदशमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और उसको बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 में, उस टाइम पे 1956 में जो दशहरा रहा होगा वो 14 अक्टूबर को रहा होगा। तो उस टाइम पे BR अम्बेडकर ने और उनके साथ करीब करीब 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया था नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। दिस ईयर अ मिनिस्टर इन द आम आदमी गवर्नमेंट इन दिल्ली, राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया। Along with the thousands of people assembled, he recited the 22 vows, which is part of the ritual. तो 22 vows थे। vows का मतलब हुआ कि 22 कस्में थी, आप कह सकते हैं कि जो अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनाई थी जब उन्होंने सनातन धर्म को छोड़कर जो बुद्धिज्म धर्म था उसको अपनाया था। तो अब क्या ये जो 22 शपथ हैं या 22 प्रतिज्ञाएं हैं, तो क्या ये विवादास्पद हैं, यानी कि इनमें कुछ कंट्रोवर्सी हैं, उनको समझते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हैज़ एडमायर्ड अम्बेडकर एज अ रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर। तो उनको एक क्रांतिकारी जो सोशल रिफॉर्मर हैं, यानी कि समाज सुधारक हैं, उनके रूप में उनको जाना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। हिज राइटिंग्स ऑन सोशल क्वेश्चंस ऑफर डीप इंटेलेक्चुअल एंड क्रिटिकल इंक्वायरी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एन एक्सप्लॉयटेटिव हिंदू कास्ट ऑर्डर। तो क्योंकि जो हिंदू हयारकी थी, सनातन धर्म की जो हयारकी थी, जो हयारकी सिस्टम था, उसके बाद जो सनातन धर्म के अंदर जो अलग अलग चीज़ें थी, चाहे वो मनुस्मृति रही हो या अलग अलग वेद रहे हों, उपनिषद रहे हों, डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये कहना था कि ये समाज के अंदर डिवीज़न लाता है, यहाँ पे यूनिटी नहीं आती है इन शास्त्रों को पढ़कर। तो अब ये उनकी बात कुछ हद तक सही मानी जा सकती है। अगर हम ये देखें तो अलग अलग धर्म के लोगों में, अगर अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में, चाहे सनातन धर्म के अंदर ही हम बात करें, तो वहाँ पर जो डिवीज़न आ रहा था, तो ही वांटेड टू एंड द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। उस टाइम पे डॉक्टर BR अम्बेडकर के टाइम पे जो अस्पृश्यता थी, यानी कि अनटचेबिलिटी थी, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा प्रबल थी। महात्मा गांधी ने भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया। हरिजन शब्द का उन्होंने उपभोग किया उस टाइम पे। हिज अकेडमिक वर्क इज़ वेल नोन फॉर द स्क्रूटनी ऑफ हिंदू फिलोसफिकल टेक्स्ट, क्योंकि जो हिंदू
फिलोसफिकल टेक्स्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़े थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। दो सेवरल नेशनलिस्ट लीडर्स, चाहे वो गांधी रहे हों, वो अम्बेडकर से डिसएग्री थे। अब देखिए, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का गोल एक ही था, लेकिन उन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। गांधी जी जो कहते थे वो और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कहते थे, उन दोनों बातों में डिफरेंस होता था, जबकि दोनों का गोल, दोनों का लक्ष्य एक ही था। दे एक्सेप्टेड हिम एज अ कमिटेड लीडर हु वांटेड टू लिबरेट सोशली मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज फ्रॉम द स्ट्रेंजर होल्ड ऑफ कास्ट। अम्बेडकर ऑप्टेड फॉर बुद्धिज्म फॉर इट्स रैशनल एंड प्रोग्रेसिव वैल्यूज़। तो अम्बेडकर ने बाद में बुद्धिज्म को अपनाया, क्योंकि वो लगता था उनको कि बुद्धिज्म जो है वो अपना में उसकी जो वैल्यूज़ हैं, प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ हैं, दैट चैलेंज सम ऑफ द फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म की कुछ बिलीव्स हैं उसको भी चैलेंज करता है जो बुद्धिज्म धर्म है। 22 vows he delivered during the conversion ceremony, जिस टाइम पे वो कन्वर्ट हुए, इनिशिएटेड अ रेडिकल एस्केप फॉर द कन्वर्ट फ्रॉम हिंदू कास्ट एंड कल्चरल फोल्ड्स। तो धीरे धीरे उनके साथ कई सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और बुद्धिज्म धर्म को अपनाया। द वाउज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस। वाउज को जो 22 वाव हैं वो 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड हुए। पहले पार्ट में ये कहा गया कि जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, और हिंदू रिलीजन के जो डोगमाज हैं, जो चीज़ें हैं, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। ये वाव नंबर 1, 2, 3, 5 और 21 में कहा गया। फिर दूसरे में कहा गया कि जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं, यानी कि जो ब्राह्मण होंगे वो ही सिर्फ पूजा कर सकते हैं, वो ही सिर्फ प्रीस्ट बनेंगे। इस चीज़ की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया गया। ये वाव नंबर 4, 6, 8 और 19 में कहा गया। और रेस्ट जो हैं उनमें कहा गया कि हम बुद्धिस्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो इसी की वजह से 1956 में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म धर्म को अपनाया, तो एक नया पंथ, जैसे अब तक हम पढ़ते आए हैं कि महायान बुद्धिज़्म होता है, हीनायान बुद्धिज़्म होता है, थेरावेड बुद्धिज़्म होता है, इसी तरह से बुद्धिज़्म का एक नया निकल कर आया, एक वेरिएंट निकल के आया, जिसको हम कह सकते हैं नवयान बुद्धिज़्म। तो 13 अक्टूबर 1935 में अम्बेडकर एज प्रेसिडेंट ऑफ द योला कन्वर्जन कॉन्फ्रेंस नियर नासिक अनाउंस्ड हिज डिसीजन टू रिनाउंस हिंदुइज्म। तो 1935 में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो हिंदुइज्म छोड़ेंगे और हिंदू कास्ट ऑर्डर को कंटेस्ट करेंगे, यानी उसको चुनौती देंगे। ही आज द असेंबल्ड मेंबर्स फ्रॉम द डिप्रेस्ड कास्ट टू अबेंडन स्ट्रगल्स। तो उन्होंने ये कहा जो उस टाइम पे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि आप ये अपनी ये जो आपकी लड़ाई है कि हमें मंदिरों में जाना है, मंदिरों में हमें एंट्री दो, आप ये जो स्ट्रगल्स हैं इनको ख़त्म कर दो। एज द टेम्पल एंट्री एजिटेशन एडवाइज देम टू लीव हिंदुइज्म, कि आप हिंदुइज्म ही छोड़ दो और दूसरा कोई रिलीजन देखो, जिससे कि ये सब जो समस्या हैं कि हमें मंदिर में नहीं जाने देते हैं या कोई और समस्याएं हैं, इन सब का आपका ख़त्म ही हो जाएगा सिस्टम। तो हाउएवर द डिसीजन टू अडॉप्ट बुद्धिज़्म वॉज नॉट अनाउंस देन। लेकिन उस टाइम पे जो डिसीजन था कि मैं बुद्धिज़्म धर्म अपनाऊंगा, वो अनाउंस नहीं किया गया था, वो बहुत बाद में जाके 1956 में हुआ। फॉर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, अगले 20 सालों तक अम्बेडकर काम करते रहे, अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस में पॉलिसीज़ बनाते रहे। द डिसीजन टू एम्ब्रेस बुद्धिज़्म अराइव्ड आफ्टर ए डिटेल्ड कंटेम्पलेशन ऑन वेरियस रिलीजन्स। उन्होंने कई सारे रिलीजन्स पढ़े, अलग अलग रिलीजन्स में देखा कि किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और सभी धर्मों को देखने के बाद उन्होंने को लगा कि बुद्धिज़्म धर्म जो है वो अपने आप में सबसे सही है। ही रीच्ड द कंक्लूजन दैट बुद्धिज़्म इज़ एन एप्रोप्रिएट चॉइस, कि बुद्धिज़्म जो है वो अपना में एक सही चॉइस है, एज इट हैड चैलेंज्ड द ब्रह्मैनिकल कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्कीज इन द पास्ट। क्योंकि बुद्धिज़्म धर्म ने भी जो ब्रह्मैनिकल हायरार्कीज हैं कि सबसे ऊपर ब्रह्मा होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, शूद्र होंगे, और इस तरह करके जो पूरा एक हायरार्की बनी हुई है, चार चतुर्वर्ण सिस्टम जो बना हुआ है, क्योंकि इसने जो उसको चैलेंज किया था बुद्धिज़्म धर्म ने, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगा कि यही चीज़ सही है। अम्बेडकर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म इन अ ग्रैंड सेरेमनी एट नागपुर दीक्षा भूमि, जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स ने असेंबल कर लिया। अंडर द प्रेजेंस ऑफ मंक चंद्रमणि, अम्बेडकर और उनकी वाइफ ने बुद्धिस्ट वाउज लिए थे। ही देन रिसाइटेड द 3 ज्वेल्स, यानी कि 3 शरण जो है उन्होंने उनको डिसाइड किया। 5 प्रीसेप्ट्स, पंचशील को प्रनाउंस किया, और 22 खुद से एक वाव बनाए, जिनको सभी वहाँ पे जो असेंबल्ड लोग थे हिंदुज़्म छोड़ते वक्त उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया था। द इवेंट इज़ मार्क्ड एज द रेनेसेंस ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, और उसके वजह से कहा जाता है कि भारत में बुद्धिज़्म धर्म एकदम से उभरा, क्योंकि बुद्धिज़्म धर्म के अंदर एकदम से इतने सारे लोग आ गए थे। इन द पोस्ट इवेंट डेलिब्रेशन अम्बेडकर कॉल्ड हिज वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म नवयान, और बाद में अम्बेडकर ने बाद में इसी को जो उन्होंने बाद में बुद्धिज़्म अपनाया था, इसको नवयान बुद्धिज़्म कहा जाने लगा, क्योंकि ये नए बुद्धिस्ट लोग आए, न्यू बुद्धिस्ट आए।
क्योंकि ये महायान से और वज्रयान जो ट्रेडिशन चल रहा है बुद्धिज़्म का, उन सबसे अलग थे, इसलिए इसको नवयान बुद्धिज़्म कहा गया। एवरी ईयर इन अक्टूबर lakhs of people assemble at नागपुर दीक्षा भूमि to pay homage to अम्बेडकर and to celebrate the historic day। अगर हम डेमोग्राफिक स्टेटस देखें कि आज के टाइम पे कितने बुद्धिस्ट हैं भारत में, जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो मात्र 0.7% है, यानी कि बहुत ही कम है, जिसमें से कि जो बाद में बुद्धिस्ट बने हैं 1956 और 1956 के बाद में, उनकी पॉपुलेशन 87% है। फर्दर अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इट, यानी कि 80% तो महाराष्ट्र के अंदर ही रहते हैं, 5.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत कम बुद्धिस्ट लोग हैं भारत में, और उसमें से भी जो हैं वो सिर्फ कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर वो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। द रेस्ट आर ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट एंड आर स्कैटर्ड मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और कुछ तो फिर बाद में ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं जो बहुत समय से बुद्धिस्ट हैं, और वो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इंक्लूडेड इन बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम चल रही है, वहाँ पे जो नॉन ट्रेडिशनल है यानी कि गैर पारंपरिक जो आजीविका का कौशल है वो दिया जा रहा है लड़कियों को। तो एक्सपेंडिंग द मैंडेट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंक्लूजन होगा स्किलिंग ऑफ गर्ल्स का इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस। तो स्कीम विल नाउ ऑल्सो फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, की लड़कियों का एनरोलमेंट होगा, उनका एडमिशन दिलवाया जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन में, जैसे कि स्टेम की जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के सब्जेक्ट्स में उनकी पढ़ाई की जाएगी। वुमेन हैव बीन हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड एरिया सच एज टेक्नोलॉजी। तकनीक में देखा जा रहा है टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में महिलाओं का शेयर बहुत कम रहा है हिस्टोरिकली, अगर हम देखें तो धीरे धीरे उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। Announcing the new inclusion in the scheme, Minister for Women and Child Development Smriti Irani emphasized the importance of convergence between various departments for providing quality education to empower girls. MOU was signed between the Ministries of Women and Child Development, Ministry of Women and Child Development में, Skill Development and Entrepreneurship में और Minority Affairs में, अलग अलग मंत्रालयों में MOU साइन हुआ है। It emphasizes convergence between ministries and departments to ensure adolescents complete their education, अपने अंदर स्किल्स बिल्ड करें, एंटर द वर्क फोर्स इन अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोफेशन, और प्रोफेशन के अलग अलग जो रेंज हैं, कई सारी जो अलग अलग वर्क फोर्स हैं उसमें आप एंटर करें, इंक्लूडिंग इन स्टेम फील्ड, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और जो मैथ्स है इसके फील्ड में भी आएँ। नेक्स्ट आता है इसराइल और लेबनान जो है एक एग्रीमेंट पे पहुंचा है मैरीटाइम बॉर्डर के। तो इसराइल का कहना यह है कि एक यूएस के द्वारा ब्रोकर किया गया है एक एग्रीमेंट लेबनान के साथ, क्योंकि इसराइल और लेबनान का आपस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, जिससे कि बहुत लंबे समय से जो डिस्प्यूटेड उनका मैरीटाइम बॉर्डर था उसको सॉल्व करने की बात की जा रही है। नेगोशिएशंस बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज विच आर स्टिल टेक्निकली एट वॉर। अगर देखा जाए तो इसराइल और लेबनान अभी भी टेक्निकली वॉर पे है, यानी उनके बीच में जो पीस एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हुआ है। बट गेन्ड मोमेंटम इन रिसेंट वीक्स फ्रॉम बोथ साइड्स आई रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है रशिया ने लेबल किया है मेटा को, जो यानी कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा को, उसको टेररिस्ट ग्रुप कहा है। रशिया ने कहा है कि यूएस टेक जायंट जो मेटा है, जो पेरेंट कंपनी है इंस्टाग्राम और फेसबुक की, कि उसको टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसको डाल देंगे। नेक्स्ट आता है कि रोड एक्सीडेंट की जो डेथ्स हो रही हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, वो सीट बेल्ट्स नहीं पहनने की वजह से हो रही हैं। तो 16,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं रोड एक्सीडेंट्स में 2021 में। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट्स नहीं लगाई हुई थी। आउट ऑफ विच 8,400 तो ड्राइवर्स थे और 7,959 पैसेंजर्स थे। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो डेटा है वहाँ से न्यूज़ आई है। नेक्स्ट आता है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक लार्जेस्ट ह्यूमन रेड रिबन चेन बनाई है कलिंग स्टेडियम में भुवनेश्वर के, और उड़ीसा जो है वो क्रिएट कर रहा है अवेयरनेस इस पे, एड्स पे। तो उड़ीसा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो है नाको के अंदर इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज और हॉकी इंडिया, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, जिससे कि लार्जेस्ट ह्यूमन रेड रिबन चेन बनाई गई ईस्ट गैलरी कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में 19 जनवरी 2023 में। तो गाइज इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। बाकी आपको ये करंट अफेयर्स कैसे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।